चुनाव प्रचार पर 72 घंटे की रोक लगने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अब अयोध्या जा रहे हैं। योगी अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे और हनुमानगढ़ी में साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। चुनाव प्रचार पर बैन लागू होते ही योगी कल लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर गए थे। आपको बता दें, अली और बजरंग बली वाले बयान को लेकर योगी के चुनाव प्रचार पर 72 घंटे की रोक है। इस रोक के 48 घंटे अभी बाकी हैं। कल भी वो मंदिर गए थे, आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। विशाल रघुवंशी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। विशाल, क्या कार्यक्रम रहेगा योगी आदित्यनाथ का आज? फिलहाल 11 बजे के आसपास सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। वहां हेलीपैड पर उतरने के बाद वो सीधे यहां पर मणि छावनी है, यहां पर वो आएंगे और यहां पर महंत नृत्य गोपाल दास जी से वो मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो दिगंबर अखाड़ा जाएंगे, जहां पर तमाम साधु संतों के साथ वो बातचीत करेंगे। करीब 45 मिनट तक वो बातचीत चलेगी। उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमान गढ़ी के दर्शन करेंगे। और एक चीज बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने बजरंग बली और अली के बयान को लेकर उन पर बैन लगाया था, उस बैन के बावजूद 72 घंटे में सीएम योगी आदित्यनाथ का जो एजेंडा है हिंदुत्व का, वो अब धार देते हुए दिखाई। कल जिस तरह से लखनऊ के हनुमान सेतु में उन्होंने पूजा पाठ की थी, तो जाहिर सी बात है कि अपने एजेंडे को पूरी तरह से धार देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। और जिस तरह से वो बयानों में अपने रहते हैं, सुर्खियों में लगातार उनके बयान बटोरती हैं, तो उसी तरह से उनकी खामोशी भी कहीं ना कहीं से सुर्खियां बन रही हैं। और यही वजह है कि खामोश रहते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत कुछ बयां कर जाएंगे दौरे से। चूंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में कल दूसरे फेज के वो वोटिंग है और उससे ठीक पहले आज यहां पर तमाम साधु संतों के साथ वो मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, रामलला के दर्शन करते हुए दिखाई पड़ेंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो साफ तौर पर एक मैसेज जो है हिंदुत्व के एजेंडे का, वो देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल यहां पर दिखाई पड़ेंगे। करीब 4 घंटे तक वो यहां पर रुकेंगे। इस दौरान कई लोगों से उनकी मुलाकात होगी। जी, करीब 4 घंटे तक रुकने का यहां पर जो है वो कार्यक्रम है। और इस बीच तस्वीरें आप देख रहे हैं, केरल से ये तस्वीरें आ रही है। वायनाड पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। अमेठी के अलावा जो दूसरी सीट जहां से इस बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं वो है वायनाड, और उसी केरल के वायनाड में इस वक्त राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। लौटते हैं हम अपनी चर्चा पर, और चर्चा ये हो रही है कि क्या 2019 का लोकसभा चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, बाकी सारे मुद्दे पीछे रह गए हैं। रोहित चहल, और क्यों भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि आपका राष्ट्रवाद है, लेकिन अगर वो ममता बनर्जी करें या कांग्रेस पार्टी हो तो उनके राष्ट्रवाद में आपको खोट नजर आती है? विशाल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास पे चुनाव लड़ रही है और जितनी भी टीएमसी हो, कांग्रेस हो, विनाश पे चुनाव लड़ रही है। उसका एक कारण है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल के अंदर अभी देखिए चुनाव जो हुए थे, नगर जो पंचायत के चुनाव हुए थे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 6000 से ज्यादा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल हुई। उसके बाद लगभग 6% वोट भारतीय जनता पार्टी का वहां पर बढ़ा। तो एक मौखलाहट जो है, डर है ममता बनर्जी जी के अंदर, वो सामने आ रहा है। लगातार ममता जी हमारे नेताओं को रोक रही है, वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं को रोकना ठीक है ना रोहित चहल, लेकिन आप दूसरों के राष्ट्रवाद पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? राष्ट्रवाद किसी पार्टी का ठेका तो हो नहीं सकता ना। देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, सबसे बड़ा कारण है मोदी जी कहते हैं आतंकवाद हटाओ, ममता जी कहती है मोदी हटाओ। मोदी जी कहते हैं नक्सलवाद हटाओ, ममता जी कहती है नक्सलवाद लाओ। मोदी जी कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठी हटाओ, ममता जी कहती है बांग्लादेशियों को लाओ। मोदी जी कहते हैं एनआरसी लाओ, ममता जी कहते हैं एनआरसी हटाओ। मोदी जी कहते हैं कि जिस तरीके से जो ये एयर स्ट्राइक करो, ये पाकिस्तान के अंदर घुस के स्ट्राइक करो, लेकिन एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में होती है, लेकिन दर्द जो होता है पश्चिम बंगाल में बैठ के ममता बनर्जी जी को होता है। आंसू ममता बनर्जी के निकलते हैं। ममता बनर्जी क्या भारत में चुनाव लड़ रही है या बांग्लादेश में चुनाव? ठीक है, दिग्बांशु भट्टाचार्य से इसका जवाब ले लेते हैं। इमरान खान को भी बुला लीजिए। दिग्बांशु भट्टाचार्य, बीजेपी का कहना है कि घुसपैठियों के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं बोलती है ममता बनर्जी? ये क्या बोले चहल जी ये क्या बोले? ममता बनर्जी ने कब बोला नक्सलवाद लाओ? अरे ममता बनर्जी ने जंगल महल से नक्सलवाद को खत्म किया। आप लोग 15 साल रहते हुए छत्तीसगढ़ से नहीं खत्म कर पाए। क्या झूठ पे झूठ बोल रहे हैं चहल जी? क्या झूठ पे झूठ बोल रहे हैं? अरे टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर चहल जी, बोलिए बंगाल को तोड़ने की कैसी साजिश है आप लोगों का? दार्जिलिंग को अलग करने का कैसी साजिश है? आप लोग के अंदर उनके साथ जाके ममता बनर्जी राहुल गांधी खड़े होते हैं, उनके चुनाव प्रचार में जाते हैं, उनके वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा 42 जो जवान है वो मारा गया आपके चौकीदार के रहते हुए। चौकीदार सोता रहा, पाकिस्तान घर में घुसकर हमारे 42 से सबूत मांगने वाले हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य। ये बताओ मुझे, आपकी राहुल गांधी के साथ आकर खड़े होने वाले कौन से लोग हैं? और राहुल गांधी किसके साथ जाकर जेल में खड़े होते हैं? हर रोज जवान
कन्हैया कुमार के साथ जाके क्यों खड़े होते राहुल गांधी? जवान का नाम टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, सपूतों के वीरता के सबूत मांगने वाले लोग, यह मांगने वाले कि पेड़ कटे हैं। आपको आतंकवादी मरते हुए दिखाई नहीं देते, आपको यह नहीं दिखाई देता कि कितने सिविलियंस मारे गए हैं वहां पे पिछले 5 वर्षों में। दिग्बांशु, आप भटक रहे हैं, आप बहस से भटक रहे हैं, आप बहस के विषय से भटक रहे हैं। दिग्बांशु, सवाल ये है कि घुसपैठियों के खिलाफ खुलकर ममता बनर्जी क्यों नहीं बोलती है? अरे ये एनआरसी को रोकना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए। ममता बनर्जी खुलकर क्यों नहीं बोलती? वेस्ट बंगाल में आ जाए, ये चाहते हैं, इनके समर्थन से ये हो रहा है, इनके समर्थन से ये हो रहा है। संजीव जरा सुन लीजिए दिग्बांशु को, फिर आपको मौका दे रहा हूँ। 5 नोटिफिकेशन रहते हुए कैसे मार गया चाहेल जी? ममता जी, ऐसा लग रहा है बंगाल में कैसा चौकीदार बांग्लादेश में चुनाव लड़ रही हैं वहां। अरे ऐसा चौकीदार जिसके डर से सारे चोर एक हो गए हैं, ऐसा चौकीदार, सुन लो पहले बात, ऐसा चौकीदार जिसके डर से सारे चोर कोलकाता में रैली कर रहे हैं, एक ऐसा चौकीदार जिसके डर से सारे त्राहिमाम मचा रहे हैं, एक ऐसा चौकीदार जिसके डर से सारे चोर विदेश भाग गए पैसे लेके, एक ऐसा चौकीदार जिसके डर से आतंकवादी बाहर चले गए हैं, एक ऐसा चौकीदार जिसके डर से घुसपैठिए भाग रहे हैं। किसको बुला रहे हो? क्या बांग्लादेश के प्रधानमंत्री किसको बुला रहे हो? या भारत? ठीक है, ऐसे संजीव जी ऐसे दिग्बांशु ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब्दुल रज्जाक खान, मैं रुक करना चाहूंगा। अब्दुल रज्जाक खान, अगर बात वाकई राष्ट्रवाद की है तो आपको अपना घोषणा पत्र बनाने से पहले ये सोचना चाहिए था कि क्या आप उसके जरिए हमारे देश की सेना को मजबूत करने जा रहे हैं या फिर उनका हौसला तोड़ने जा रहे हैं। क्यों ऐसा मौका आप किसी भी पार्टी को दे रहे हैं जो आपके राष्ट्रवाद पर सवाल उठा सके? तो आपको अपने घोषणा पत्र में झांककर एक बार देखना चाहिए था। अब्दुल रज्जाक खान, कहां हौसला तोड़ने की बात हुई है विशाल जी? कहां आर्मी का डिप्लॉयमेंट कम करने की बात कहां हुई है? एएफएसपी का रिव्यू करने की बात कहां हुई है? राष्ट्रद्रोह का कानून खत्म करने की बात कहां हुई है? ये सारी बातें आपके घोषणा पत्र में ना। अरे देखिए, आसपा को अरुणाचल प्रदेश में भी तो रिव्यू किया गया। तो सर आप जम्मू कश्मीर को अरुणाचल से कंपेयर करेंगे क्या? अरुणाचल और जम्मू कश्मीर के हालात एक जैसे हैं क्या? अरे संजीव जी एक सेकंड जरा सुन लीजिए, फिर आपको मौका दे रहा हूं। अब्दुल रज्जाक खान, अपनी बात रखिए। बीच में बोलेंगे कैसे चलेगा? नहीं, आप अपनी रखिए बात, फिर उनके पास। कश्मीर को एक लेबोरेटरी बनाकर टेस्ट किया गया। कश्मीर के मुद्दे पर बीजेपी सरकार फेल है। अगर चाहते तो कश्मीर के मुद्दे पे कुछ ना कुछ कर सकते थे। 35A हटाने के लिए, सिर्फ बोलने के लिए, भाषण हटाने के लिए कौन इनके हाथ बांधे थे? इनकी खुद की सरकार थी, केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ इनकी सरकार थी, कश्मीर में भी सरकार थी, हटा सकते थे। फिर वापस घोषणा पत्र में मेंशन किए 35A हटाएंगे। कश्मीरी पंडितों को वादा किए थे, क्यों नहीं? सर आप तो हटाने की बात भी नहीं करते। अरे देखिए, यहाँ कम से कम कोई इंटेंशन, कोई नीयत तो दिखा रहा है। आप तो नीयत भी नहीं दिखा रहे उस चीज की। चुनावी दृष्टि से ये सब बातें किए जाते हैं। देखिए, यूएन में लेटर लिखा था कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जिस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल बीजेपी सरकार ने कश्मीरी युवाओं पर की। तो सर आप पत्थरबाजों के साथ खड़े होना चाहते हैं क्या? आप किनके साथ खड़े होना चाहते हैं? आर्मी के जवानों का मानवाधिकार नहीं है और पत्थरबाजों का मानवाधिकार है। अरे उन जवानों, अब्दुल रज्जाक खान, आपने 2 बातें रखी है, मैं जरा संजीव जी से इसका जवाब ले लूं। उनका यह कहना है कि 5 साल की सरकार आपकी थी, कश्मीर को लेकर के आप किस समाधान तक पहुंच सके हैं? और दूसरी बात यह कि उनको आर्मी के जवानों का मानवाधिकार नजर नहीं आता है। संजीव जी देखिए, रजाक भाई कह रहे थे, मैं एक इनको याद दिलाना चाहता हूं, ये फिगर मेरे पास है, ये आरटीआई से 12 फरवरी 2019 को भारत सरकार से आया है। 2004 से 2014 तक इसी कश्मीर में जम्मू कश्मीर में 2093 सिविलियंस मारे गए और इसके दौरान जो सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे गए इन 10 वर्षों में, वह मारे गए 1067। जो 5 वर्षों की भाजपा सरकार है उसमें 4.5 वर्षों में, अर्थात जनवरी 20 2019 तक, 2014 से 2019 तक सिविलियंस के मारे जाने की संख्या सिर्फ 127 थी। कहां 2097 थी और कहां इन 5 सालों में 127। सर वो कह रहे हैं कि 35 और 370 हटाना पिछले घोषणा पत्र में भी था, इसमें भी है, तो ये 5 साल में फिर क्या हुआ? राज्यसभा में अभी की सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं थी, सरकार ने प्रयास किया और इस दौरान सिक्योरिटी पर्सनल जो 5 साल में मारे गए थे, इनके 10 साल के दौरान 1067 मारे गए थे। इस 5 साल के दौरान 330 मारे गए हैं।
ठीक है, मैं यह बताना चाहता हूं कि आतंकवाद लगातार कम हो रहा है और आतंकवादी लगातार भाग रहे हैं, आतंकवादियों के आकाओं के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं दिल्ली और एनसीआर में, उनको एनआईए के द्वारा उनकी पूछताछ हो रही है, ईडी के द्वारा उनकी पूछताछ हो रही है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब एक आतंकवादी जिसने 4 एयरफोर्स के अधिकारियों को मारा था, जिसे खुली छूट इस कांग्रेस की सरकार ने दे दी गई थी, उससे जम्मू कश्मीर के जेल में बंद कर दिया गया है और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। इनको नहीं दिखाई देता है। एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जरा ये भी अपने दर्शकों को बता दें। टीएमसी की विधायक रत्ना घोष, चुनाव प्रचार के दौरान उनकी तरफ से विवादित बयान आया। उन्होंने कहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं से चुनावी ड्यूटी पर केंद्रीय बलों को दूर भगाएं, सुरक्षा बलों को दूर भगाएं, झाड़ू उठाकर। उन्होंने क्या कहा पहले सुनवाते हैं, फिर दिग्बांशु से इसका जवाब लेंगे। जीतते गए न्याय अन्याय गणतंत्र বলে কোনো কিছু নেই, যুদ্ধে জিততে হবে, তার জন্য যে পদ্ধতি যেখানে দরকার সেই পদ্ধতি সেখানে প্রয়োগ করবেন। তীব্রতারা আছে, এখানে জাকিররা আছে, সবাই আছে, আপনারা সবাই আছেন। আপনারা নির্বাচন করে 2016 দেখিয়েছেন, আমি দেখেছিলাম সেন্ট্রাল ফোর্সের তাড়া খেয়েছিলেন, মার খেয়েছিল আমাদের ছেলেরা, রক্তাক্ত হয়েছিল। এবারে চ্যালেঞ্জ আরো বেশি, কোনো ভয়ের কারণ নেই। আমি তীব্রতাদের সঙ্গে প্রত্যেকটা অঞ্চলের বুথে বুথে থাকবো। সেন্ট্রাল ফোর্স दिग्बांशु भट्टाचार्य, उम्मीद है कि आपने सुना होगा। तृणमूल कांग्रेस की विधायक है रत्ना घोष और अपने कार्यकर्ताओं से कह रही है कि झाड़ू उठाइए, सुरक्षा बलों को दूर भगाइए। तो फिर गलत क्या कहते हैं बाकी दल? वो कहते हैं कि बंगाल में स्थिति खराब है और लोग वोट करने नहीं जा सकते हैं, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2016 की इलेक्शन में जब सर रत्ना घोष पर क्या कहेंगे आप? ठीक कह रही हैं क्या वो? कांग्रेस की उनके उनके साथ खड़े हैं क्या आप? मैं वही बोल रहा हूँ, सुनिए ना। सेंट्रल फोर्स आने के बाद लेफ्ट और कांग्रेस की कहने पर वो टीएमसी कार्यकर्ता पर बहुत अत्याचार हुई थी। जो नॉर्मल पब्लिक जो है उसको मारा गया था, इसीलिए बोला रत्ना घोष ने अगर इस बार भी हो तो रेजिस्ट करने की कोशिश हम करेंगे। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता क्या झाड़ू उठाकर केंद्रीय बलों के पीछे भागेंगे, लोगों को वोट नहीं डालने देंगे? नहीं, देखिए, अगर घर के महिलाओं पर, अगर घर के पुरुषों पर अत्याचार होता है, उनको वोट देने से संजीव एक सेकंड जरा सुन लीजिए। हाँ, जाता है तो वो लोग रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे। आप जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहिए आपको। एक सेकंड संजीव, वो क्या बोलने इनको माफी मांगनी पड़ेगी। दिग्बांशु जी, आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि झाड़ू उठाकर केंद्रीय सुरक्षा बलों के पीछे भागो, लोगों को वोट नहीं करने, तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। भागो नहीं, झाड़ू उठा के भागो नहीं। अगर किसी हमारे घर के औरत, अरे हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, मुझे लगता है तृणमूल कांग्रेस को इसके लिए बढ़ावा दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय सुरक्षा बल जो वहां पर निष्पक्ष चुनाव के लिए आ रहे हैं, आप उनको भगाना चाहते हैं, आप उन पर हमला करना चाहते हैं। रत्ना जी ने जो बोला, नहीं, आप इंस्टिगेट कर रहे हैं। लोकतंत्र की बात रत्ना जी ने क्या कहा? संजीव जी, ममता बनर्जी का वो मंच है जहां पर वो नेताओं को बुलाकर कहती है लोकतंत्र हमें बचाना है। ये क्या ऐसे लोकतंत्र बचेगा क्या कि केंद्रीय सुरक्षा बलों पर हमला करो? चुनाव ड्यूटी पर आ रहे हैं वो। ये लोकतंत्र इनका बहाना है, यह लोकतंत्र इनका बहाना है। ये हमला में विश्वास करने वाले लोग हैं, ये हिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं। और इसी तृणमूल की सरकार ने और इसके पहले लेफ्ट की सरकार ने इस भद्र लोग को नरक लोक में बदल दिया है। आप ध्यान रखिए, इन लोगों ने किस तरह से हिंसा को बढ़ावा दिया है। इसके पहले वामपंथी देते थे और अब यह तृणमूल कांग्रेस दे रहे हैं। इसका सीधा साधा उदाहरण आपके साथ है। रत्ना घोष इसके पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रही हैं। हाथ कंगन को आरसी का क्या आप देखिए ना, आपके सामने प्रूफ है। ठीक है संजय जी, एक बार फिर से कोशिश मत कीजिए। एक बार फिर से जरा दिग्बांशु को सुनते हैं। दिग्बांशु, मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या आप इसे ठीक मानते हैं इस बयान को, या आपको लगता है तृणमूल कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए? केंद्रीय सुरक्षा बल किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, देश के हैं वो, उनके पीछे झाड़ू लेकर भागना चाहते हैं आप लोग। भाजपा के अध्यक्ष कुछ दिन पहले बोला पुलिस को लाइट पोस्ट पर बांध के मारो। भाजपा का बशीरहाट का कैंडिडेट बोला सर दूसरों की गलतियां आपको नजर आती हैं, अपनी पार्टी की गलतियां नजर नहीं आती हैं। तब कहा थे अरे दूसरों की गलतियां नजर आ रही है, अपनी पार्टी की गलतियां नजर नहीं आ रही है। आप पुलिस के बहाने आप हत्या कर रहे हैं, आप पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं को और संघ के कार्यकर्ताओं को मारने में। आप हत्याएं कर रहे हैं, आप उनको गुमराह कर रहे हैं, आप दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आप हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? किस नरक लोक में आपने बदल दिया है पूरे बंगाल को?
किस तरह से बदल दिया आपने? आप रामनवमी के ऊपर, राम भक्तों के ऊपर लगातार आतंक करते हैं, मुझे लगता है हिंसा करते हैं उनके साथ। आपको शर्म नहीं आती है? ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगी बात। अब्दुल रज़ाक खान, मेरा फिर से सवाल यही है कि जो लोग आपके साथ एक मंच पर लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, वो आज केंद्रीय सुरक्षा बलों पर हमला करने की बात कर रहे हैं। क्या आप आज भी उनके साथ खड़े हैं? अब्दुल रज़ाक खान ने दुर्गा पूजा का कार्निवल, एक सेकंड विद्वांशु, जरा दूसरों को भी सुनिए, अब्दुल रज़ाक खान, दुर्गा पूजा रोकने वाले आप ही हो, दुर्गा माता। संजीव जी एक सेकंड, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब्दुल रज़ाक खान, किसी ने दुर्गा पूजा नहीं रोका। एक सेकंड, यूपी में आपका भाजपा मंत्री का बेटा ने, आपको बंगाली समझ में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। ये कह रहे हैं चुनाव में कुछ सही और गलत नहीं है, केंद्रीय सुरक्षा बलों पर हमला करो। ये मत सोचो क्या सही है क्या गलत है। आप इनके साथ खड़े हैं क्या? रत्ना घोष के बयान के साथ आप खड़े हैं क्या? नहीं, रत्ना घोष जी को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। यह गलत बयान है। कोई सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो या एक्शन हो नहीं करना चाहिए। वोटर्स वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल आकर खड़ते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए। तो उन्हीं चुनाव आयोग बड़े बड़े नेताओं पर उनकी इसी तरह की जुबान के लिए एक्शन ले रहा है, लेकिन इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस के विधायक रत्ना घोष, जिनका बयान हमने आपको सुनवाया, चुनाव प्रचार के दौरान बड़े साफ तौर से ये कह रही है केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए झाड़ू लेकर उनके पीछे दौड़िए। निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है केंद्रीय सुरक्षा बलों को, इसके बावजूद इस तरह के बयान वाकई शर्मनाक है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए थे इस चर्चा में, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से जी मीडिया के आप सभी से अपील है कि इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान जरूर करें, जागरूक बने, अपने घर वालों को, दोस्तों को, सभी जानने वालों को जागरूक करें। ध्यान रहे कि इस बार वोटिंग की लाइन न टूटे और कोई मतदाता न छूटे। क्या दक्षिण से खुलेगा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा द्वार? इसी पर करेंगे खास बहस 11 बजे। अब से थोड़ी देर बाद बने रहिए हमारे साथ।